नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम लोग 4th सेमेस्टर के इरिगेशन के सब्जेक्ट का MCQs देखेंगे, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले देखिए कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जिनसे हम लोग डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे और देखते जाएंगे एक एक क्वेश्चन को 1 बाय 1, और कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। पढ़ा होगा आप लोगों ने इरिगेशन जब मैंने पढ़ाया होगा तो सबसे पहला जो इसमें पूछा गया आप लोगों से, देखिए ध्यान से, यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में क्या कि द मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन रनिंग ऑन द साइड्स ऑफ वाटर डिचेज यूज्ड इन सर्टेन एग्रीकल्चरल फील्ड इज कॉल्ड। देखिए सिंचाई के कई तरीके होते हैं, जिनमें से अगर मैं मुख्य रूप से अगर बात करूं आपसे, सबसे पहला जो मेथड होता है वो आपका होता है फ्लडिंग, मतलब सीधे सीधे पानी को ले जाके खेतों में छोड़ देना, फ्लडिंग मेथड होता है, ठीक है ना। दूसरा मेथड जो होता है, दूसरा नंबरिंग करने की जरूरत नहीं, कोई भी इसमें से हो सकता है, फ्लडिंग हो सकता है। दूसरा आपका हो सकता है चक मेथड। तीसरा मेथड आपका जो हो सकता है वो हो सकता है फ्यूरो मेथड। फ्यूरो क्या होता है, सबके बारे में हल्का हल्का समझ लीजिए। फ्यूरो हो सकता है, फिर बेसिन हो सकता है, और फिर उसके बाद हो सकता है आपका कंटूर मेथड। ये सारे मेथड्स आपको जो सिंचाई है, जो जल जैसे सरफेस इरिगेशन में, सरफेस का मतलब हुआ कि देखिए कई सिंचाइयाँ, तो जैसे मान लीजिए ये फील्ड का आपका एरिया है, ये फील्ड है इसका, तो इसके नीचे नीचे अंदर अंदर पाइप डाल के किया जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये जो है वो अंडरग्राउंड इरिगेशन हो रहा है। और जब कई बार ऊपर से पानी को ऐसे छिड़का जाता है, ऐसे ऊपर से पानी को छिड़का जाता है, ऐसे मान लीजिए यहाँ फसलें हैं, छोटी छोटी ज़मीन पे फसलें ऐसे लगी हुई हैं, तो उनमें जगह जगह से पानी के फुहारे डाले जाते हैं, तो इसको स्प्रिंकल इरिगेशन कहते हैं। या फिर इसका दूसरा नाम है, क्योंकि ऊपर होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग ओवर हेड इरिगेशन। इसको क्या बोलते हैं? ओवर हेड इरिगेशन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ये इसमें जो एक अंडरग्राउंड हुआ, एक ओवरहेड हुआ, और एक जो सरफेस इरिगेशन होता है उसमें ये 5 टाइप हैं। सरफेस में ये 5 टाइप हैं, ठीक है ना। अब ये क्या क्या होते हैं, इनको 1 बाय 1 हम लोग देख लेते हैं कि सरफेस के 5 टाइप में। फ्लडिंग में होता क्या है, सीधे सीधे खेत में ले जाकर पानी छोड़ देना। लेकिन मान लीजिए कोई ये खेत तो मान लीजिए सीधा था, ऐसे सीधा था, कोई खेत ऐसे अगर ढाल पे रहे, सपोज करिए ढाल पे है, तो यहाँ अगर पानी ले जाकर सीधा सीधा छोड़ देंगे तो पूरा पानी क्या करेगा, बह करके जा करके इधर इकट्ठा हो जाएगा, और इधर जो फसल रहेगी वो सब सूखी रहेगी, क्योंकि पानी क्या करेगा, ऐसे भरेगा, इसमें ऐसे भरेगा, इधर खाली रहेगा और इधर जल जमाव हो जाएगा, जलग्रस्तता हो जाएगी। तो ढालू क्षेत्रों में या फिर अलग अलग तरह से पानी के वेस्टेज को रोकने के लिए फ्लडिंग सबसे ईजी मेथड है, सबसे मतलब आसान। जब कुछ नहीं है तो फ्लडिंग तो है ही है यहाँ पे, ठीक है। चक मेथड में क्या होता है कि जो पूरा एरिया होता है, पहले नाम सबका आप देख लीजिए, अब चक मेथड क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। चक मेथड में जैसे मान लीजिए ये खेत का पूरा एरिया है, ये खेत का पूरा एरिया है, तो इसको चक्स में बांट लिया जाता है। चक्स मतलब मान लीजिए ऐसे है, एक चक हुआ, दूसरा चक हुआ ऐसे, फिर तीसरा चक आपका ऐसे हो गया, इस टाइप से इसको चक्स में बांट लिया जाता है। चक्स में बांटने के क्या फ़ायदे होते हैं मैं भी समझाता हूँ आपको, पूरी बातें क्लियरली अच्छे तरीके से समझाता हूँ। ये चक्स में इनको बांट लिया गया, ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ चक्स में पूरा बंट गया। अब चक्स में बंटने के बाद जैसे मान लीजिए ये ढालू भी होता और इधर से पानी इस पे जो है वो, इधर से जो है पानी छोड़ा जाता, चक का मतलब यहाँ मेड़े बनी रहेंगी, ये सब मेड़ हैं, ये सब मेड़ बनी हुई हैं, जो ये बीच बीच में लाइन है। तो मान लीजिए ये ढालू भी अगर रहता, इधर से पानी अगर इसमें से फ्लो कराया जाता फ्लड वाले में, तो कुछ पानी इस गड्ढे में रुकता, अब पूरा सड़क के सीधे नीचे तो जाता नहीं, कुछ इस गड्ढे में रुक जाता, उसके बाद भरने के बाद इसको तब इसमें पानी जाता, फिर ये भी मतलब पानी रुकता। चक बनाने से पानी क्या होता है, रुकता है। तो इसको इसलिए हम लोग कहते हैं कि चक मेथड जो है फ्लडिंग से थोड़ा बेहतर है, क्योंकि पूरा पानी सीधे इस खेत में नहीं जाकर रुकेगा, बल्कि पहले ये पूरा भरेगा, हल्का सा गड्ढा रहेगा, चारों तरफ मेड़ रहेगी, पहले ये भरेगा पूरा, फिर उसके बाद यहाँ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ भी जाएगा। तो चक बनाने से ये फायदा है, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा अगला वाला सिंचाई का विधि कौन सा है। अगली वाली जो सिंचाई की विधि है उसका मुख्य देखिएगा क्या था आपका, चक के बाद जो था वो था आपका फ्यूरो मेथड, ठीक है ना। फ्यूरो में क्या होता है ध्यान से रखिएगा, आलू वगैरह को देखें कभी फसल को, जैसे ऐसे ये आलू ऐसे बोया गया, सपोज यहाँ पर अंदर ऐसे अगर देखा जाए ध्यान से, अगर आलू वगैरह की खेती कोई भी देखा होगा तो वो ऐसे ऐसे एक तरफ यहाँ आलू वगैरह दबाया गया है, तो दूसरी तरफ फिर यहाँ दबाया गया है, ये उठा हुआ जगह है, अब बीच में ऐसे जो है वो गड्ढे टाइप का है, इसमें पानी का प्रवाह करा दिया जाता है।
और ऐसे होता क्या है कि ये ऐसे गया, ऐसे ऐसे, अब फिर अच्छा ये पानी इसमें से ऐसे गया, अब ये पानी जो है सीधे यहाँ से, अच्छा यहाँ से पानी गया है पूरा, और एक सेकंड, एक मिनट, ये पानी यहाँ से ऐसे फ्लो किया है, तो अब ये पानी, अच्छा ये पानी ऐसे गया यहाँ पे, फिर इस वाले इरिगेशन में जाए, इस वाले फील्ड में जाएगा, ऐसे जाएगा इस फील्ड में, पानी जो है फिर अगले वाले बेसिन में जाएगा, मतलब इस टाइप से ऐसे ऐसे चलता जाएगा ये पूरा। बात समझ में आ रही? मतलब ये ऐसे, फिर ऐसे जाके इधर जाएगा, ऐसे ऐसे, अब बीच बीच में फसलें क्या हो जाएंगी, जहाँ जहाँ यहाँ फसलें क्या होंगी, बोई जाएंगी, तो ये ऐसे पूरा कुंड बन जाता है, यानी फ्यूरो बन जाता है, तो इसको कहते हैं लोग फ्यूरोगिरेशन। ये जहाँ फसल बोई जाती है उसके अगल बगल की नाली में पानी का क्या होता है, प्रवाह होता रहता है। बात समझ में आ रही ना? अब देखिएगा आगे ध्यान से क्या होता है, तो ये फ्यूरो था। एक होता है बेसिन। अच्छा ये फ्यूरो किसके लिए है, ये जितनी भी आलू वगैरह टाइप की फसलें हैं उनके लिए ही ये फ्यूरो मेथड होता है। तो हमसे पूछा यही है, कह रहा था मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, मतलब फसल उगाने की वो विधि ऑन रनिंग ऑन द साइड ऑफ वाटर डिचेज, जो जल की खाइयाँ होती हैं उनके अगल बगल जो फसलें बोई जाती हैं उनके लिए हिसाब किताब पूरा है। और उसमें देखिए तो वो, अच्छा कृषि बगल में कुंड द्वारा बहाया जाता है, तो उस मेथड को ही बोलते हैं कुंड मेथड या फ्यूरो विधि। अच्छा अगला कौन सा होता है, फ्यूरो के बाद हमने लिखा था बेसिन मेथड, ठीक है ना। दूसरा कौन सा होता है, बेसिन मेथड। अब बेसिन मेथड कौन सा है, ध्यान समझिएगा बेसिन मेथड को, ठीक है। बेसिन में होता है जैसे कोई तालाब का एरिया, सॉरी वो बागान का एरिया है, सपोज करिए कोई बाग बगीचा ऐसे है, उसमें एक पेड़ यहाँ पे लगा हुआ है, एक सेकंड, एक पेड़ यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे, ठीक है, एक पेड़ जो है यहाँ पे लगा हुआ है, एक पेड़ यहाँ पे लगा हुआ है, हर जगह ऐसे ऐसे पेड़ ज़्यादातर लगाए गए हैं, ठीक है ना, ऐसे बाग का एरिया है, पेड़ लगाए गए हैं। तो पेड़ को पूरे पूरे खेत में पानी भर देने के लिए अच्छा तरीका नहीं है, पेड़ों के अगल बगल गड्ढा खोद करके ऐसे बेसिन बना दीजिए, एक एक बेसिन, मतलब हल्का हल्का पेड़ जितना जमीन का तल है उससे थोड़ा थोड़ा नीचे करके ऐसे बेसिन बना दीजिए, और इन बेसिन्स में क्या करिए, पानी भर दीजिए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि इन बेसिन्स को आपस में आप कनेक्ट कर सकते हैं, किससे, छोटी छोटी नालियाँ बना करके, ऐसे नालियाँ बना करके इन बेसिन्स को आपस में क्या कर दिया हम लोगों ने, कनेक्ट कर दिया। सारी बेसिन एक दूसरे से क्या हो गई, कनेक्ट हो गई, ऐसे हो गया, पूरी बेसिन्स आपस में कनेक्ट हो गई। तो ये इस मेथड को कहते हैं हम लोग बेसिन मेथड। बेसिन का मतलब एक एक पेड़ की अपनी अपनी एक बेसिन हो गई उससे, ठीक है ना। तो ये सारा आपका जो है वो मेथड जो हो गया आपका फ्लड का हो गया, और आपने समझ भी लिया इसको क्या क्या है। अब आगे देखिएगा, कह रहा परसेंटेज ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ दैट इज सैलाइन। सैलाइन मतलब क्षारीय या लवणीय होता है, मतलब जिसमें सॉल्ट पाया जाता हो, ठीक है ना, ऐसी सॉइल को। तो जितना पानी समुद्र में है, लगभग 97% पानी जो समुद्र में है वो पूरा कैसा वाटर है, पूरा का पूरा वाटर क्या है, सैलाइन वाटर है, पूरा का पूरा वाटर क्या है, सैलाइन वाटर है। इसके अलावा लगभग 2.7% का जो हिसाब किताब है वो लगभग ग्लेशियर्स के फॉर्म में है, पूरा पानी का 2.7 जो है वो ग्लेशियर्स के फॉर्म में है। बचा 0.3% में ये नदी, नाला, तालाब, बहने वाला जितना पानी है, रिमेनिंग वाटर जो है वो केवल कितना है आपका 0.3% है। अब पीने योग्य पानी केवल 0.1% ही बचा है, सारे सरफेस को अगर हटा के सोचा जाए तो पीने लायक पानी। बात समझ में आ रही है? तो ये आपने समझ लिया कि पानी की कमी है नहीं, बहुत ज़्यादा पानी है, और 97% जो है वो सैलाइन वाटर का मतलब समुद्री जल या फिर क्षारीय जल असल में होता है, समुद्र में क्षार ही होता है, और वो सैलाइन यानी सॉल्ट को ही पूछा है, ठीक है ना। तो ये भी आपको समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला जो कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी देखिए फटाक से, कह रहा है, देखिए ये थ्योरी है, इसमें ज़्यादा समझाना नहीं है, आप लोगों को समझ में आता जाएगा, जो जरूरत लगी मैं समझा दूंगा। इरीगेशन इज बेसिकली रिक्वायर्ड इन, कह रहा है कि इरीगेशन जो होता है उसकी आवश्यकता होती है किन क्षेत्रों में, कह रहा है ह्यूमिड रीजन, रीजन मतलब क्षेत्र होता है, ह्यूमिड मतलब जो आर्द्र क्षेत्र हैं जहाँ हल्का फुल्का नमी रहता हो। कह रहा है कि एराइड रीजन मतलब एकदम शुष्क, जहाँ पे शुष्क रहता हो क्षेत्र, और सेमी एरिड का मतलब होता है अर्ध शुष्क, या सभी में। एक चीज़ जान लीजिए पहले, इरिगेशन किया क्यों जाता है, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इरिगेशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन मालूम है? पानी देने को इरिगेशन नहीं कहते हैं, मैंने लेक्चर्स में बताया है कि पानी देने को कहते हैं क्या, ध्यान समझिएगा, वाटरिंग।
पानी देने को क्या कहते हैं, वाटरिंग। और ये काम कौन करता है, ये तो आपकी रेनफॉल भी कर देती है और समय बेसमय कर ही देती है, कभी करती है कभी नहीं करती है, बट समय बेसमय रेनफॉल भी वाटरिंग का काम कर ही देता है। आप जान लीजिए कोई भी इरिगेशन तभी कहा जाएगा जब वो आर्टिफिशियल हो। आर्टिफिशियल हो मतलब पानी देने का जो आर्टिफिशियल तरीका है वही इरिगेशन है। अगर नेचुरली पानी मिल जा रहा है तो उसको कहेंगे कि रेनफॉल वाटरिंग हो गई। बात समझ में आ रही ना। तो इस सिंचाई होने के लिए आपको आर्टिफिशियली व्यवस्था करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। तो एक चीज़ आर्टिफिशियल व्यवस्था क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या पानी की कमी है, लेकिन वो पानी सही रूप में शुद्ध रूप से समय पर, सबसे बड़ा खेल होता है, पानी तो हमारे पास बहुत है लेकिन जब बीज डालें उसके कुछ दिन बाद ज़्यादा ज़रूरी होता है, ऑन टाइम जो आपको चाहिए वो चीज़ इसके अंदर लैक होता है थोड़ा सा किसी भी अन्य व्यवस्था में। इसलिए इरिगेशन चाहे कैसा भी क्षेत्र हो, कितना भी ह्यूमिड रीजन हो, उसमें भी आपको देना पड़ेगा, शुष्क में तो रहेगा ही रहेगा। इसलिए चारों ही ऑप्शन क्या होंगे, इरिगेशन की ज़रूरत हर जगह पर है, क्योंकि हर जगह पर पानी भले हो सकता है लेकिन क्षेत्र कितना भी अच्छा हो सकता है लेकिन समय पर उपलब्ध हो जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। आगे कह रहा है स्प्रिंकल इरिगेशन। स्प्रिंकल बताया था ना, ऊपर से छिड़काव सिंचाई होती है। कब ये किया जाता है, जब ग्राउंड अनडुलेटेड हो, कहीं की जमीन काफ़ी उबड़ खाबड़ ऐसे ऐसे है, ठीक है ना, यहीं पर खेती वगैरह पेड़ पौधे लिए गए हैं, फ्लडिंग किए तो कहीं ज़्यादा पानी लग जाएगा, अगर पानी ऐसे बहा दिए तो कहीं ज़्यादा लगेगा कहीं नहीं पहुँचेगा, या फिर दूसरी चीज़ है कि पानी रुक करके जलग्रस्तता लाएगा। तो ऐसे के अनडुलेटेड ज़मीन हो, दूसरा जो क्रॉप्स हो वो काफ़ी उथली उथली, बहुत गहरी गहरी क्रॉप्स ना हो, हल्की हल्की जड़ें उनकी उथली हों, और दूसरा जो पानी की उपलब्धता हो यानी स्कार्सिटी ऑफ वाटर हो। तो इन सारे केसेस में आपको जरूरी है किसको देना, स्प्रिंकल इरिगेशन को। तो ग्राउंड इज अंडुलेटिंग मतलब उबड़ खाबड़ जमीन है, क्रॉप हैज सॉलो रूट्स मतलब पतली जड़ें हैं इसकी, कम गहराई तक जाने वाली। द इरिगेशन वाटर इज स्कार्स का मतलब होता है दुर्लभ हो यानी मिलता ना हो आसानी से। तो ऐसे सारे केसेस में आपको स्प्रिंकल इरिगेशन करना चाहिए, बिल्कुल ये सही जवाब है, ठीक है ना। मिलते हैं अगला, देखिएगा। कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इरिगेशन हैज मिनिमम वेस्टेज ऑफ वाटर। सबसे कम वेस्ट किस में वाटर होता है, अभी तो बताया हूँ स्प्रिंकल इरिगेशन में वाटर का वेस्टेज सबसे कम होता है, यहाँ पर लगाया गया, बाकी सब देख लीजिए आप, समझ में आ जाएगा खुद ही क्यूरी वगैरह क्या। कह रहा कि हाइड्रोसाइंस हाइड्रोलॉजी साइकिल इज डिनोटेड बाय, यहाँ पे जान लीजिएगा सबसे पहली बात, कोई भी देखिए ऊपर से बरसात हो रही हो, यहाँ पर मैं बात करूँ आपको ऊपर से क्या गिरता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में हम लोग को मिलता है रेनफॉल, कई बार हम लोगों को इसमें मिल जाता है इसमें स्नोफॉल, या कोई भी चीज़ पानी के रूप में ऊपर से गिर रहा है, उन सब को एक साथ एक नाम देते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या नाम देते हैं, प्रेसिपिटेशन। मतलब जो गिर रहा है ऊपर से वो प्रेसिपिएट हो रहा है, अवसादित हो रहा है, ठीक है। अब वो बरसात के रूप में भी गिर सकता है और वो गिर सकता है किसके रूप में, स्नोफॉल के रूप में भी गिर सकता है। तो टोटल जो पानी गिरा चाहे किसी भी रूप में, वो या तो नीचे की तरफ जो है इन्फिल्ट्रेशन होगा, या उसका बाद में वो आगे जाके रन ऑफ में बहेगा, या फिर उसका वहीं पे इवेपोरेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो जितना भी टोटल प्रेसिपिटेशन पी होता है वो या तो रन ऑफ में जाता है या बचा हुआ का क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। हर हालत में फार्मूला होता है प्रेसिपिटेशन P इज इक्वल टू R प्लस ई यानी E प्लस आर। ये पहला ऑप्शन ही आपका क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या करा देखिएगा, if the intensity of rainfall is more than the infiltration capacity of soil then the infiltration rate will be। intensity of rainfall is more than, अब मान लीजिए यहाँ कोई पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना दोस्त, ये क्या कह रहा है, यहाँ पर कोई सॉइल है, इसमें पोर्स भी होंगे, ध्यान समझिएगा। पहली बात की एक वर्ड आता है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ पानी वगैरह जो सॉइल में कैसे होकर के जा रही है, तो इनफिल्टर कैसे हो रही है। इनफिल्टर का मतलब हुआ यहाँ से ऐसे ऐसे होते होते पानी इसके अंदर जा रहा है, तो इसको कहते हैं इसका इनफिल्ट्रेशन हो रहा है। अब मान लीजिए इनफिल्ट्रेशन की जो रेट है, वो पानी इनफिल्टर होने की रेट है वो 5 है, कितनी है, 5 है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी इसकी कितनी है, 5। कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ भैया, कैपेसिटी का मतलब इसकी इतनी ही क्षमता है, ये 5 क्यूबिक मीटर
पर मिनट या पर सेकंड कर सकता होगा, ऐसे मतलब पानी को छान देता होगा। लेकिन कह रहा है कि इफ द रेनफॉल, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज मोर, मतलब ज़्यादा तेजी से पानी खूब ज़्यादा गिर रहा है, खूब ज़्यादा गिर रहा है इसमें, देन द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सॉयल, सॉरी, रेनफॉल इज मोर देन द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सॉयल। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो है 5 है और जो रेनफॉल हो रहा है वो आपका ज़्यादा है, यानी मान लीजिए 6 या 7 है, ठीक है ना, 6-7 है। तो बोल रहा है कि देन द इनफिल्ट्रेशन रेट, इनफिल्ट्रेशन जो होगा वो इसकी, इनफिल्ट्रेशन का मतलब, अच्छा मान लीजिए 5 ही होता है, ठीक है ना, इसकी कैपेसिटी 5 होती। अब बारिश जो है या नहीं हो रही है या 3 हो रही है, बारिश या तो 3 हो रही है या तो नहीं हो रही है, ऐसा हो रहा है। अब 5 ये छान सकता है, तो 3 जब इसमें से गिरेगा तो ये आसानी से छान देगा, आसानी से छान देगा। लेकिन जब 6 गिरेगा या 7 गिरेगा तो अपनी पूरी कैपेसिटी का जोर लगा के छानेगा। यानी इसका मतलब हुआ, सिंपल सा बोला है वहाँ पे, इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, मतलब बरसात होने की जो तीव्रता है वो ज़्यादा है देन द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, यानी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी 5 से ज़्यादा इसमें बरसात हो जा रही है, तो कह रहा है देन द इनफिल्ट्रेशन रेट विल बी, जो इनफिल्ट्रेशन का रेट है वो क्या होगा, अरे वो बिल्कुल इक्वल टू इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी होगा। क्यों, कैपेसिटी 5 है तो जो रेट होगा वो भी 5, क्योंकि 6 आ रहा है ऊपर से 6 गिर रहा है, 7 गिर रहा है, तो आप क्या करेंगे, 6-7 गिर रहा है तो आप 5 कैपेसिटी, तो कम से कम 5 तो इनफिल्टर करेंगे। या फिर अगर कम गिर रहा होता, कैपेसिटी 5 की होती कि 5 को इनफिल्टर करेगा, अगर गिर रहा होता 3 ही तो ये 3 ही को इनफिल्टर करता, जितना मिलेगा नहीं उसको इनफिल्टर कैसे करेगा। लेकिन जब रेनफॉल ज़्यादा हो तो जो आपकी इनफिल्ट्रेशन रेट होती है, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सॉयल, इनफिल्ट्रेशन रेट जो होगी वो कैपेसिटी के बराबर होगी। इनफिल्ट्रेशन रेट अगर कैपेसिटी 5 है तो इनफिल्ट्रेशन रेट भी क्या होगी, 5 होगी। क्यों, क्योंकि 6-7 का प्रेसिपिटेशन है, यानी बरसात ज़्यादा है तो पूरा का पूरा फिल्टर करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही ना, ये इसका कहानी है। आप ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे सब समझ में आ जाएगा। अगला क्या कह रहा है कि प्रेसिपिटेशन इंक्लूड्स, प्रेसिपिटेशन में जो ऊपर से गिरता है क्या होता है, रेन, स्नो और हेल, ओला, बर्फ और वर्षा। मैंने बताया कि जितना भी चीज़ पानी के रूप में ऊपर से गिरता है ऑल आर प्रेसिपिटेशन, अभी मैंने बताया इसको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करा कि ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाई, कहीं भी किसी स्थान की जो आर्द्रता मापी जाती है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ध्यान रहे कि ये हाइड्रोमीटर है, यहाँ पे ध्यान रहे कि ये हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, कहीं की भी आर्द्रता हाइड्रोमीटर से जो मापा जाता है वो मापा जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। सवाल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे इसके बारे में आप लोग, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का सा पढ़ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स, ये ध्यान रखिएगा, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स को मापता है। बात समझ आ रही है। जबकि हाइग्रोमीटर जो है वो किसी भी स्थान पर नमी नमी या फिर ह्यूमिडिटी को मापता है। बात समझ में आ रही है ना, यानी आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। ह्यूमिडिटी किससे मापा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज, कौन सा होता है, कई सारे रिकॉर्डिंग होते हैं, टिपलिंग, बकेट, इन सब के बारे में, वेट टाइप और फ्लोटिंग टाइप, ये तीनों के बारे में मैंने बताया है। ये सारे जो है वो रिकॉर्डिंग टाइप है, जबकि साइमंस रेन गेज जो होता है वो एकमात्र है जो सबसे सिंपल है, सरल है, और ये रिकॉर्ड नहीं करता है डेटा को, बल्कि आपको इसको मैनुअली जो है इसको आपको चेक करना पड़ता है एक समय अंतराल के बाद कि कितनी बारिश हुई। सारे रेन गेज का मुख्य काम क्या है, केवल बारिश को मापना है कि कितनी बारिश हुई है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आगे क्या कह रहा है। अच्छा एक चीज़, ये पीडीएफ लेने के लिए देखिए, सबसे पहले तो आप लोग इस पीडीएफ को लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करके डिटेल मांगिए कि क्या है इसका हिसाब किताब, 9169206261, ठीक है ना। और आपका व्हाट्सएप पर ये सबसे पहले इस पर व्हाट्सएप करिएगा। एक चीज़ होती है, ध्यान से समझिएगा, व्हाट्सएप करना है आपको। दूसरी चीज़, आप इस पीडीएफ को मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, ना समझ के आने के केस में व्हाट्सएप करिएगा, अदरवाइज बिना व्हाट्सएप किए आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर जाके सर्च करिए सिविल टेक सॉल्यूशन, सर्च करिएगा प्ले स्टोर पे, एप्लीकेशन आ जाएगा, ठीक है ना। एप्लीकेशन आने के बाद ध्यान समझिएगा, कोई भी एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा, लोगो मेरा दिखाई देगा, वो गोल वाला ब्रिज वाला लोगो। उसके बाद आप उसको डाउनलोड करने के बाद अपना मोबाइल नंबर डाल के OTP आएगा। OTP के बाद एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक ऑप्शन आता है उसमें लॉगिन एज पेरेंट, वो ऑप्शन आ रहा होता है लॉगिन एज पेरेंट, और वहाँ पे बना रहता है ऐसे ऑन करने के लिए,
उसको ऑन नहीं करना है। वो अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उनके माँ बाप उस पर नज़र रख लें, उस लिए है वो। लॉग इन एट पेरेंट वाला ऑप्शन आप उसको ऑन बिल्कुल भी मत करिएगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि आपको एज ए स्टूडेंट लॉग इन करना है, एज ए पेरेंट नहीं। करने के बाद यहाँ पे जब ऐप का इंटरफेस खुलता है तो ऊपर में ऐसे 3 डॉट्स बने रहते हैं, उनको आप क्लिक करेंगे तो उसी में स्टडी मटेरियल दिखाई देगा। यहाँ पे कोने में आपको, कोने में लेफ्ट साइड में मोबाइल में कोने में दिखाई देगा, उसमें लिखा रहेगा स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल। उसमें सारे सब्जेक्ट वाइज जो है ये सब मिल जाएंगे, आप वहाँ से उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा चीज़, ऐप को डाउनलोड करिए तो उसमें स्टोर सेक्शन में अपने मन मुताबिक जो भी कोर्स हैं वो भी आप ले सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, लग रहा है कि आपको कंप्लीट पढ़ना है तो, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया पूरा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या करना है, ठीक है ना। द रिलेशन बिटवीन ड्यूटी डी एंड इन हेक्टेयर पर क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, डेल्टा भी दे दिया आपको कि इन मीटर एंड बेस पीरियड। पहले एक चीज़ जान लीजिए, ड्यूटी क्या होती है, डेल्टा क्या होता है, बेस पीरियड क्या होता है। जो लोग नहीं पढ़े इरिगेशन वो लोग ध्यान दें। ड्यूटी का मतलब होता है, अगर आप एक क्यूमेक, क्यूमेक का मतलब क्या होता है जानते हैं? क्यूमेक का मतलब होता है कि अगर आप कहीं पर पानी भेज रहे हैं, पानी भेज रहे हैं, तो आपने सपोज 50 क्यूमेक प्रतिदिन की दर से पानी भेजा, 50 क्यूमेक प्रतिदिन की दर से अगर आपने पानी भेजा, बहुत कम है मैं बता रहा हूँ, तो आपने 50 क्यूमेक पर डे या फिर ऐसे आपने पानी भेजा, ये पानी जा रहा हर दिन 50 क्यूमेक हर दिन 50 क्यूबिक मीटर जा रहा, हर दिन 50 क्यूबिक मीटर। तो ये एक खेत का कितना एरिया सिंचित कर सकता है, इतना एरिया कर सकता है, या उससे ज़्यादा, या उससे ज़्यादा। तो ड्यूटी जो होती है ना, वो होती है कि कितना एरिया सिंचाई हुआ, कितने, एक क्यूमेक से, एक क्यूमेक से जितना एरिया सिंचाई हो पाएगा वही उसकी ड्यूटी होती है। मतलब ड्यूटी, पानी की ड्यूटी, पानी की ड्यूटी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को सींचे। लेकिन भैया जब ज़्यादा पानी वाली फसल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है वो खरीफ की फसल है, खरीफ का मतलब वो पानी ज़्यादा लेता है, तो भैया पानी डाले एक क्यूमेक तो पता चला केवल 50 हेक्टेयर ही हो पाया, 50 हेक्टेयर ही हो पाया। कब? जब हम उसमें एक क्यूमेक डालें। लेकिन क्योंकि खरीफ फसल थी, पानी ज़्यादा कर रहा था। लेकिन अगर फसल रबी की होती, जैसे गेहूं वगैरह की होती, तो उस समय यही 50 की जगह क्या हो जाता, 150 क्यूमेक हो जाता। मतलब इसका सिंपल से 150 हेक्टेयर का एरिया हो जाता। मतलब जो जितना एरिया का सिंचाई कर पाता है पानी, उसको पानी की ड्यूटी कहते हैं, उसको पानी की ड्यूटी कहते हैं। बेस पीरियड क्या होता है? किसी भी फसल के उगाने से लेके, सबसे पहला उसमें डाला गया बीज कि हाँ हमको फसल को क्या करना है, चलाना है, और लास्ट में काट करके निकालने तक का पूरा जो समय अंतराल होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बेस पीरियड। मतलब वो पीरियड है जिसमें पूरा का पूरा कांड होना है, बात सुनने, बेस पीरियड है, ठीक है। अगला चीज आपका क्या है, आपका ड्यूटी हो गया, बेस पीरियड हो गया। अब डेल्टा क्या होता है? डेल्टा, कहीं पर कोई खेत वगैरह है, उसमें आप शुरू में जाकर के पानी भर दीजिए और कहिए कि ये मेरा है, खेत में पानी आपने भर दिया, मेरा है। तो ये जो गहराई आपने पानी की भरी, आपने कोई भी जितना पानी का गहराई भरा जाता है, कुल गहराई शुरू से लेकर अंत तक जितनी ज़रूरत पड़ी, कुल गहराई को हम लोग बोलते हैं उसमें क्या, क्या आपका डेल्टा। डेल्टा जो होता है वो पानी की गहराई को दिखाता है थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड। या फिर जान लिया कि ड्यूटी क्या है, डेल्टा क्या है और बेस पीरियड क्या है। तो बस इनमें देखिए संबंध हमने ऑलरेडी एग्जाम उसमें करवाया हुआ है, आपके जो क्लास ली थी उसमें बताया हुआ क्या रिलेशन होता है। होता ये होता है कि डेल्टा इज इक्वल टू, चाहे डेल्टा कहें चाहे डी कहें, दोनों नीचे से चेंज कर सकते हैं, दिखाते हैं। तो ये होता है 8.64। ये कैसे आया है ये सब आप चाहें तो देख सकते हैं, बी अपॉन डी। बात समझ में आ रही ना। तो ये ड्यूटी डेल्टा बेस पीरियड में ये संबंध होता है तीनों में आपस में। ये निकाला कैसे गया है ये आपको याद कर लीजिए, सबसे बेटर है, निकाल भी सकते हैं, बहुत ईजी है, बहुत कठिन काम नहीं, ये बता चुका हूँ वीडियो में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है इनमें। अगला क्वेश्चन अब कह रहा है खरीफ क्रॉप सोन इन, कह रहा है कि खरीफ का क्रॉप जो है वो बोया जाता है कब। देखिए खरीफ का जो मौसम होता है, खरीफ की मेन बात, पहली बात जरूरी बात, जो लोग बिल्कुल खेत उत नहीं जानते हैं, खरीफ का मेन बात क्या है, मोर वाटर, इसको आप कह सकते हैं समर क्रॉप्स, और इसका महीना होता है अप्रैल से सितंबर,
इसका महीना कौन सा होता है, अप्रैल से सितंबर। जबकि जो आपकी रबी होती है, रबी जो होती है उसका जो होता है अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर से मार्च तक का होता है। और इसको कहते हैं आप लोग विंटर क्रॉप। दोनों 6-6 महीने का होता है। तो मतलब जितनी भी खरीफ क्रॉप होती है उनमें पानी की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है खरीफ वाले में, और रबी वाले में पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है। जैसे चावल वगैरह गर्मी में बोया जाता है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और रबी गेहूँ वगैरह जो है वो बाद में जाड़े के समय में लगभग बोया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए सितंबर काफ़ी लेट हो जा रहा है, तो ये आपका शुरुआती में अप्रैल से सितंबर का जो महीना होता है उसके बीच में जून जो है वो ठीक मौसम है खरीफ के लिए। ठीक है ना, बाकी अक्टूबर नवंबर ये रबी का मौसम है। ठीक है, आगे देखिए ये पूरा न्यूमेरिकल है, अच्छे तरीके से देखेंगे तो लग जाएगा। कह रहा है कि द ग्रॉस कमांडेड एरिया ऑफ फॉर ए डिस्ट्रीब्यूटरी इज 600 हेक्टेयर। सपोज एक कोई छोटी सी नहर गई है, इसको ध्यान समझिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। आपकी कोई नहर ऐसे जो है यहाँ पे ऐसे गई हुई है, जिसको डिस्ट्रीब्यूटरी हम लोग कह रहे हैं ना, ऐसे नहर गई हुई है। इसके कमांड में जो एरिया कुल आ रहा है जिसका ये सिंचाई कर सकता है टोटल, ये टोटल एरिया जो इसके कमांड में यहाँ से यहाँ तक ये आ रहा है, इस पूरा एरिया जो है वो है कितना, 6000 हेक्टेयर। ये पूरा एरिया जो है आपका 6000 हेक्टेयर है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। 6000 हेक्टेयर ये टोटल एरिया है जो इस डिस्ट्रीब्यूटरी यानी छोटी नहर होती है इसको बोलते हैं, के कमांड में आ रहा है। कह रहा है कि टोटल कमांड हेक्टेयर 80% ऑफ विच, जिसका 80% जो है वो कल्चरेबल है, इरिगेबल है। मतलब इसका जो 80% एरिया उतना ही पे सिंचाई होनी है, तो इसका 80% कितना होगा, 6000 का 80%, तो ये हो जाएगा 4800। आप चाहें तो इसको चेक कर लीजिए 6000 का कैसे होगा। 6000 ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, 6000 गुणा लिखेंगे 80 और बटा लिखेंगे आप 100। तो आप देखिए यहाँ पे ये खत्म हो गया, यहाँ पे 2 जीरो से 60 और 80 यानी 4800 इस हेक्टेयर जो हो गया वो ज़मीन है जिस पर सिंचाई हो सकती है, बाकी पर घर मकान बने हुए हैं। ठीक है ना, 4800 हेक्टेयर पहला जवाब। फिर बोल रहा है आगे उसी में कल्चरेबल द इंटेंसिटी, पूरा न्यूमेरिकल ही दे दिया, ये न्यूमेरिकल मैंने लगवाया हुआ है लेकिन फिर से आ गया सामने। द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर रबी सीजन इज 50%। मतलब ये पूरा जो कल्चरेबल एरिया है रबी के टाइम में 50% इसका सींचा जाता है, यानी इसका 50% कितना हुआ है, 2400 हेक्टेयर। अजब की बोल रहा है खरीफ के सीजन में जो सिंचाई होती है वो 25% होती है। खरीफ के ये देखिए ये रबी इतना जो है वो रबी के टाइम में होता है। ठीक है ना, और जो खरीफ का 25% है, यानी 4800 का 25% कितना हुआ, 1200। तो 1200 हेक्टेयर जो होता है वो खरीफ वाले की सिंचाई है। बात समझ में आ रही है, खरीफ वाले की सिंचाई जो है वो 1200 है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपको मान लीजिए एक टाइम में आपने खरीफ बोया, एक टाइम में रबी बोया। ठीक है, अब देखें खरीफ कितना पानी लेता है। एक चीज़ और ध्यान से रखिएगा, इसको जहाँ पे लिया गया था ना वहाँ गलत लगाया था क्वेश्चन को। देखिए आगे बोला है कि सीजन इज 25% इफ द एवरेज ड्यूटी एट द हेड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटी इज 2000 हेक्टेयर पर क्यूमेक। मतलब एक क्यूमेक अगर डिस्चार्ज होगा तो वो 2000 हेक्टेयर जो है वो सींचेगा रबी की फसल को, क्योंकि रबी की फसल कम पानी लेती है तो ज़्यादा एरिया सींच देगा। जैसे पानी कम ही लगा भाई तो चलो और बड़े एरिया पर जो पानी बचा डाल दें, लेकिन खरीफ का केवल 1000 हेक्टेयर है। बात समझ में आ रही ना, तो हम लोग अगर कैलकुलेट करें कि अगर रबी का फसल बोया जाता है 2400, तो इसके लिए अगर 2000 के हिसाब से देखें तो 2400 हेक्टेयर को जोतना है, और अगर 2000 एक क्यूमेक को कर सकता है तो टोटल 1.2 क्यूमेक की ज़रूरत पड़ेगी। 1.2 क्यूमेक अगर आएगा तो रबी की फसल की जुताई हो जाएगी। मतलब एक चीज़ हमको यहाँ से पता चला, देखिए ऐसे क्वेश्चन डिटेल में लगवा रखे हैं, अब इस पर स्क्रीन पे इतना ही हो जाएगा। 1.2 क्यूमेक जो है वो डिस्चार्ज अगर होता रहे तो रबी की फसल, जब रबी का मौसम रहेगा तो उसका जो एरिया है 2400, उसकी सिंचाई आराम से क्या हो जाएगी। जबकि यही चीज़ खरीफ का जब नंबर आएगा यहाँ पे खरीफ का, तो वो 1000 कर सकता है, यानी ये 1200 जो उसका है उसका कितना 1000 है ड्यूटी। दोनों ही केस में 1.2 आ रहा है, 1.2।
तो यानी अगर 1.2 क्यूमेक का डिस्चार्ज मेंटेन रखें तो रबी की भी सिंचाई हो जाएगी अपने समय पर, और उतना ही डिस्चार्ज से खरीफ की भी सिंचाई हो जाएगी। यानी सही सही कितना आ रहा है 1.2 क्यूमेक। अगर दोनों का अलग अलग आता तो जो ज़्यादा आता उसको लेते। ये चीज़ मैंने पहले ही न्यूमेरिकल लगा करके बता डाली है, आप थोड़ा सा उसको भी देखा करिए, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा जरा क्या हिसाब किताब है, इसको ये अगला न्यूमेरिकल देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा कि डेल्टा ऑफ ए क्रॉप मीन्स, कह रहा कि डेल्टा क्या होता है, डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप, मतलब जो कुल पानी की गहराई उसको दी जाती है वही उसका डेल्टा कहा जाता है। ये बता चुके हैं कई बार। रबी फसल चना उगाने का समय होता है। रबी मतलब खरीफ के बाद, गर्मी के बाद, सितंबर से अक्टूबर के हिसाब का होता है वो, मतलब सितंबर अक्टूबर में चना डाला जा सकता है। फरवरी मार्च बहुत अति हो जाएगा, ये मई जून भी जो है वो काफ़ी पहले है। ये प्रचंड गर्मी का मौसम है, तो ये आपकी खरीफ की फसल के लिए है, ठीक है ना। ये जो है वो आपकी खरीफ की फसल के लिए है। सबसे ज़्यादा है सितंबर अक्टूबर में कौन चना बोने का समय, ठीक है ना। अगला कह रहा है इफ़ द ड्यूटी ऑफ ए क्रॉप इज 264 हेक्टेयर, ड्यूटी डी का वैल्यू दिया है और आपको बोला एंड बेस पीरियड इज 120 डेज, तो बोला है कि डेल्टा, तो डेल्टा बराबर होता है 8.64 बी अपॉन डी। भूलता हो तो जान लीजिए, जब भूल जाए ये संबंध तो याद रखिएगा, बी के बाद डी आता है, तो ऊपर बी रहेगा नीचे डी रहेगा। ABCD में बी पहले आता है डी बाद में, तो बी ऊपर डी नीचे, ये अक्सर संबंध भूलता है, इसलिए ट्रिक ये हल्का सा है, याद रखिएगा। डेल्टा आप जानते हैं, BD आप समझ गए क्या है, ये लगा दीजिए फॉर्मूला। कह रहा है डेल्टा कितना होगा, आज सबका वैल्यू दे रखा है कि ड्यूटी दे रखा है, ऊपर देखिए 864 दे रखा है और बेस पीरियड 120, यानी 8.64 बी का वैल्यू जो है 120 डिवाइडेड बाई लिखेंगे आप लोग 864, ये इससे कटेगा 100 बार में, 100 और 100 120/100 जो हुआ वो कितना हुआ 1.2। ये मीटर में आंसर आएगा क्योंकि मीटर में सब लिया गया है, इसलिए 120 सेंटीमीटर पानी की गहराई जो है वो दी जाएगी। बात समझ में आ रही। डेल्टा जो होता है कुल पानी की गहराई होता है। शुरू में जैसे मान लीजिए 10 सेंटीमीटर पानी आपने भरा, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद टोटल जितना बेस पीरियड में पानी दिया जाता है कुल को जोड़ा जाएगा तब डेल्टा आता है, ठीक है ना। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैज लॉन्गेस्ट बेस पीरियड, अरे भैया गन्ना, शुगर केन, शुगर केन जो होता है वो लगभग 12 महीने का या 11 से 12 महीने का बेस पीरियड रखता है ये बंदा, ये 12 महीने तक लगा रहता है, सबसे ज़्यादा इरिगेशन इसका करना पड़ता है। और कपास है, जैसे कॉटन है, कॉटन ये भी लगभग 8 महीने का, ये सब लॉन्ग एज वाली है, मतलब कॉटन वगैरह जो है वो 8 मंथ जाता है, लेकिन सबसे लंबा जो है गन्ना, इसलिए लोग जल्दी बोते नहीं, पूरा 1 साल तक इसका देख रेख करना पड़ता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, अब एक साल में 2 फसल उगा सकते हैं, लेकिन गन्ना बो दिए तो पूरा साल भर एक जगह वही लिया रह गया, तो इसीलिए तो चीनी वगैरह जो है महंगा होता है, क्योंकि देख रेख ज़्यादा करनी पड़ती है उसकी, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि फॉर स्टैंडिंग क्रॉप्स, मतलब जो खड़ी फसलें हैं, अनडुलेटिंग सैंडी फील्ड्स द सूटेबल मेथड, जब उबड़ खाबड़ क्षेत्र इस टाइप से होगा, कहीं भी खड़ी फसलें हैं इस टाइप से और क्षेत्र उबड़ खाबड़ है, तो सबसे अच्छा स्प्रिंकल इरिगेशन होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है, अब बार बार रिपीट नहीं करूंगा, सारे मेथड जितने हैं, फ्री फ्लडिंग है, चक मेथड है, फ्यूरो, सब बता चुके हैं, अब दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। अनडुलेटिंग एरिया हो, पानी की कमी हो, तो सबसे अच्छा कौन सा रहता है आपका स्प्रिंकल। कह रहा है कि ड्यूटी ऑफ कैनाल वाटर विल बी लेस, पानी की ड्यूटी, आपने पानी भेजा 1 क्यूमेक, कितना भेजा 1 क्यूमेक, यानी 1 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी का प्रवाह हो रहा है। ये खेत को ज़्यादा भी सींच सकता है, ये खेत को ज़्यादा भी सींच सकता है, ये खेत अगर ज़्यादा खेत को कम सींच, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सा खेत है, इसको ये पूरा सींच देगा नहीं, आधा सींचेगा क्योंकि फसल को कम पानी की ज़रूरत है, यानी इसकी रिक्वायरमेंट कम है। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आधा ही सींचेगा, अगर रिक्वायरमेंट अगर इसकी कम है तो ये अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा पानी लेने लगा तो आधा ही सींचने में ख़त्म हो जाएगा। अगर पानी की डिमांड कम रही, फसल की पानी की डिमांड कम रही तो वो पूरा सींच देगा, मतलब सारी फसलों को पूरा एरिया कवर कर जाएगा अगर कम फसल की। तो कह रहा है कि ड्यूटी ऑफ कैनाल विल बी लेस, ड्यूटी क्या, कम एरिया सींचेगा, कम ड्यूटी का मतलब कम एरिया की सिंचाई हुई। ये कब होता है, जब वाटर सप्लाई रिक्वायरमेंट जो होती है वो ज़्यादा होती है। जब इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी फसल की, जैसे
जैसे मान लीजिए आपने धान का फसल लगाया है, तो धान के फसल में होता क्या है कि बहुत ज़्यादा पानी लेता है, तो धान का 3 हेक्टेयर का एरिया सिंचाएगा। अगर गेहूं रहेगा ना तो उसका आप 5 हेक्टेयर का एरिया आराम से कर लेंगे उतना ही पानी में। तो एक बात बताइए, ड्यूटी तो इसकी हुई ज़्यादा। हमेशा जान लीजिएगा रबी और खरीफ में किसकी ड्यूटी ज़्यादा होती है? रबी की, क्योंकि इसका ज़्यादा एरिया सिंचाया जाता है। किसकी ड्यूटी ज़्यादा होती है? पानी किसको ज़्यादा एरिया सींच सकता है? रबी का। जबकि पानी किसको ज़्यादा चाहिए होता है? वो खरीफ को। इसको अंतर को ध्यान समझिएगा, बड़ा अजीब सा अंतर है, ध्यान समझिएगा इसको, बहुत जरूरी है ये, ठीक है ना। अरे भैया जिसको आप ही हैं, आप खाते हैं 10 रोटी और 30 ठो रोटी बना है, तो 3 लोग आप जैसे खाएंगे, तो खरीफ जो है ज़्यादा खाता है तो उस 3 लोग खा पाएंगे। और अगर ऐसे ही 3 रोटी खाने वाले हैं तो 10 लोग खा लेंगे। तो खरीफ जो कम रोटी 3 ही रोटी खाने वाले लोग हैं वैसे 10 लोग खा लेंगे। तो पानी कम चाहिए होता है रबी को, तो इस चक्कर में उसका ज़्यादा एरिया सिंचा जाता है। ज़्यादा एरिया का मतलब ड्यूटी ज़्यादा हो गई। ड्यूटी क्या होती है? कितना एरिया का सिंचाई हुआ एक क्यूमेक में, वही ड्यूटी होती है। ड्यूटी मतलब इरिगेटेड एरिया ऑफ क्रॉप्स इन यूनिट डिस्चार्ज। आगे कह रहा है कि द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द ड्यूटी ऑफ वाटर। जो कौन से फैक्टर हैं कि आप ड्यूटी को बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो कम ही पानी में ज़्यादा एरिया सींच सकते हैं अगर आप सिंचाई की विधि को सही रखें, इरिगेशन को आप स्प्रिंकल रखें तो कम ही डिस्चार्ज में ज़्यादा सिंचाई होगी। और टाइप्स ऑफ क्रॉप, रबी और खरीफ में अगर रबी रखेंगे तो रबी की फसल की सिंचाई आप ज़्यादा कर सकते हैं, ड्यूटी बढ़ा सकते हैं। यानी ड्यूटी जो प्रभावित होती है इन चारों चीज़ों से प्रभावित होती है, चारों चीज़ों से प्रभावित होती है। बात समझ में आ रही ना। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश क्रॉप। कैश क्रॉप क्या होती है, कोई बताए फटाक से। कैश क्रॉप वो क्रॉप्स होती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे यूज में तो नहीं आती हैं लेकिन वो हमें पैसे दिलवाती हैं, उनको कहते हैं कैश क्रॉप। हम नाम पैसे का क्यों लिए हैं? क्योंकि यहाँ पे आप याद कर पाएं। कैश मतलब नकदी फसलें जिनका यूज नहीं होता। आप जूट वगैरह का खाएंगे, जूट लेकर के, अरे रस्सी बनाने के लिए चाहिए। चाय वगैरह तुरंत नहीं, आप इसको अक्सर सप्लाई ही करते हैं। शुगर केन, गन्ना चीनी मिल में जाता है। राइस है वो जो डायरेक्टली यूज करते हैं, आप कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना। बाकी ये सबको प्रोसेस करना पड़ेगा। जूट भी प्रोसेस होगा, टी भी प्रोसेस होगा, शुगर कॉर्न, ये पैसे के लिए उगाए जाने वाली ये सब फैक्ट्री के काम के लिए हैं। जबकि राइस लोग ज़्यादातर बेचते, इसका भी होता है, ये भी पैसे देता है, लेकिन इसका मूल कारण जो है ये प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं, इसको पीट पाट के यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैश क्रॉप नहीं है, बाकी सब कैश क्रॉप है। टी है, शुगर केन है, जूट है, नील होता है, नील की खेती होती थी पहले रंग के लिए। तो ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं वो कैश क्रॉप्स होती हैं, ठीक है ना। अगला देखिएगा क्या हिसाब कह रहा है। कह रहा द होल पीरियड ऑफ कल्टीवेशन फ्रॉम द टाइम, कह रहा कि मतलब जो होल पीरियड ऑफ कल्टीवेशन फ्रॉम द टाइम व्हेन इरिगेशन वाटर इज फर्स्ट सप्लाइड, पहली बार जब पानी दिया गया, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्राउंड टू इट्स लास्ट वाटरिंग, शुरू में पानी दिया गया और अंत तक जो पानी दिया गया, उस पूरे होल पीरियड को क्या कहते हैं? बेस पीरियड कहते हैं। शुरू में पहला पानी देने से लेकर के अंत में पानी, आखिरी पानी तक देने का जो समय होता है वो बेस पीरियड कहलाता है। कह रहा है इन केस ऑफ अनकन्फाइंड एक्वीफर, अनकन्फाइंड एक्वीफर क्या होती है? अपने लेयर्स वगैरह के बारे में मैंने आप पढ़ाया हुआ है, इरिगेशन में आपने पढ़ा होगा इसको, कि एक लेयर है जमीन के अंदर, ये जमीन के अंदर परतें होती हैं, ऐसे जमीन पूरी परतों में बंटी होती है। तो इसमें कुछ लेयर जो होती हैं वो बालू की होती हैं। तो मान लीजिए ये लेयर जो होती है, सपोज करिए ये लेयर जो है वो, ये जो है वो चट्टानी या फिर क्लेई है, यानी ये एक तरह की एक्विक्लूड है। अब एक्विक्लूड क्या है, एक्वीफर क्या है, इसके बारे में जरा हल्का सा समझ लीजिए। एक्विक्लूड को बोलते हैं अप्रवेश्य परत। अप्रवेश्य का मतलब ऐसी परत जिसके अंदर पानी वगैरह का आवागमन नहीं हो सकता है। इधर ये अप्रवेश्य है। सपोज करिए ये बालू वाली लेयर है, जो ये पॉइंटेड है, ये बालू वाली यानी मोटी लेयर है जिसके अंदर पानी आवागमन हो सकता है, और ये फिर ये ब्लॉक है, फिर नीचे ब्लॉक है। तो देखिए जो सिंपली सतह पर हम लोग होते हैं, सतह का मतलब होता है सबसे ऊपर, तो वहां पर तो देखिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से मैंने डील किया। प्लीज इस लेक्चर को देखिए, इस पर बहुत सारी चीजें मैं नहीं बता पाऊंगा। इसी में हमने पाताल तोड़ कुएं वगैरह के बारे में भी बताया था, जिसमें आर्टेजियन वेल जिसको हम लोग कहते हैं। तो एक चीज को यहाँ ध्यान समझिएगा, आप एक प्रवेश से परत है, प्रवेश से मतलब इसको बोलते हैं इम्परवियस है, ये परवियस लेयर है, ठीक है ना, बीच वाली। यानी आपको अगर लेयर्स की बात करें तो एक ऐसे देखिएगा, ये एक इम्परवियस लेयर है, पानी नहीं जाएगा। ये भी एक इम्परवियस है, पानी नहीं जाएगा। तो इसके अंदर पानी भटक रहा है, दबा हुआ है, काफी दबाव में है, तो इसको
कहते हैं एक्वीफर। एक्वीफर तो वो हर परत है जिसमें पानी बह रहा है, और जिसमें पानी नहीं बह रहा है वो एक्वीक्लूड हो सकता है, एक्विटार्ड हो सकता है, या फिर एक्वीफ्यूज हो सकता है। लेकिन कोई भी एक्वीफर, जो एक्वीफर लेयर कोई भी होती है जो ऊपर नीचे दोनों तरफ से, आप ही सोचिए ना, कहीं पानी ऐसे भर के बह रहा है और ऊपर नीचे से ऐसी लेयर है जिसमें पानी जा ही ना पाए, तो ये दबाव में नहीं हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं, इस दबी हुई लेयर को हम लोग बोलते हैं कन्फाइंड। कन्फाइंड मतलब ढकी हुई या परिरुद्ध, कन्फाइंड एक्वीफर इसको बोलते हैं। बात समझ में आ रही ना? यानी जो कन्फाइंड एक्वीफर होता है उसमें पानी क्या रहता है, दबा हुआ रहता है, और उसके कुल रंध्रों से होकर बहता है। कुल रंध्रों से, अगर मान लीजिए ग्राउंड वाटर पे सबसे ऊपर जमीन पे आप हैं, ये जमीन पे है, यहाँ पे आप टहल घूम रहे हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे ऐसे टहल घूम रहे हैं, ठीक है, और पानी आपके कुछ नीचे है, तो ये आराम से बह रहा है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है। ये पानी जो है ना वो एटीएम पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बह रहा है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ये पानी बहेगा जब अप्रवेश से लेयर होती, दोनों के बीच में दबा होता है, यानी कन्फाइंड। तो ये अनकन्फाइंड है। अनकन्फाइंड मतलब अपरिरुद्ध, मतलब कोई दबाव इस पर नहीं है। अगर यही पानी दबाव पर बहता तो एक तो पहले पूरे रंध्रों में से नहीं बहता, ये पूरे रंध्रों में से नहीं बह रहा होगा, जो दबाव वाला होगा उसमें पानी पूरे रंध्रों से बह रहा होगा, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक इल्ड जो होता है वो क्या होता है, अभी बात करेंगे उस पर। अच्छा, पहले ये समझ लिए आप कि जो परिरुद्ध अपरिरुद्ध क्या होता है। परिरुद्ध मतलब कन्फाइंड यानी दबा हुआ, अपरिरुद्ध मतलब अनकन्फाइंड मतलब खुला हुआ। ध्यान रहेगा कि परिरुद्ध यानी कन्फाइंड रहेगा तो उस पर जो दबाव रहता है वो एटीएम से भी ज्यादा होता है। एटीएम से ज्यादा प्रेशर पर पानी बहता है, किसमें? कन्फाइंड में, दबे हुए में। और जो खुला हुआ लेयर है उसमें सिंपल किस पर बहता है? एटीएम पर बहता है। बात सुने, उस पर सिंपल किस पर बहता है? एटीएम पर बहता है। क्लियर है? तो हमने इतना सीखा, अब आगे देखिए इस कहानी को पूरा करते हैं हम लोग। क्या कहानी इसकी है, पूरा करते हैं इस कहानी को। देखिए, कह रहा सबसे पहले कि इन केस ऑफ अनकन्फाइंड एक्वीफर, कह रहा कि अनकन्फाइंड एक्वीफर होने के केस में, ये अनकन्फाइंड एक्वीफर होने के केस में स्पेसिफिक इल्ड जो है, स्पेसिफिक इल्ड क्या होता है? अगर इतना जगह है जाने का, पोर्स का, पूरे पोर्स से होकर के बह रहा है, तो समझिए पूरा इल्डिंग हो रहा है। स्पेसिफिक इल्ड जो है वो पूरा पोरोसिटी के बराबर होगा। और अगर कहीं पानी आधे ही पे से होके बहता तो आधा खाली रहता, तो स्पेसिफिक इल्ड जो है वो 1 से कम होता, यानी जो इसका पोर्स होते हैं पोरोसिटी से कम होता। जितनी पोरोसिटी n है, अगर पूरा भर के बहेगा उसमें से दबाव में, तब तो उस केस में इक्वल टू पोरोसिटी हो जाएगा, इक्वल टू पोरोसिटी। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बहेगा तो ये वाला कंडीशन होगा, यानी पोरोसिटी से कम होगा। बात समझ में आ रही ना? तो इन केस आप अनकन्फाइंड बोल रहा है, बात समझ में? अनकन्फाइंड तो पोरोसिटी के बराबर होगा। अगर कन्फाइंड हो गया यानी दब गया तो वो दबाव में बहेगा, पोरोसिटी से भी तेज बहेगा। बात समझ? स्पेसिफिक इल्ड जो होती है नॉर्मल कंडीशन में, यार देखो बह रहा है तो इल्ड के बराबर ही होता है ये नॉर्मल कंडीशन में, अनकन्फाइंड की कंडीशन में। लेकिन अगर कहीं कन्फाइंड होता दोस्त ना, पूरा दबाव चारों तरफ से इस पर लगा होता और इसके अंदर से चारों तरफ ऐसी लेयर है और केवल यही लेयर से पानी को दबाव पे बह रहा है, तो पता चला एन से भी ज्यादा हो जाता इसका स्पेसिफिक इल्ड। बात समझ में आ रही है? पोरोसिटी से ज्यादा स्पेसिफिक इल्ड हो जाता। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका हुआ ऑप्शन होगा इसका क्या, इसमें लेस देन। लेस देन का मतलब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा यहाँ पे 1 सेकंड के लिए। इसका हो जाएगा, कई कंडीशन इसमें फॉलो होता है। लेस देन क्यों हुआ पोरोसिटी? क्योंकि सिंपल सी बात है भैया, पूरे में से होकर नहीं बह रहा था। क्यों? पूरे से होके बहता तो n के बराबर होता। अगर पूरे में से होके नहीं बह रहा, अनकन्फाइंड है मतलब ये दबा हुआ नहीं है, कन्फाइंड मतलब दबा हुआ, अनकन्फाइंड तो इस इतना ही से होके बहेगा, इतना ही एरिया से होके पानी बहेगा, तो भैया लेस देन पोरोसिटी से इसका यील्डिंग होगा। यील्डिंग मतलब कितने एरिया से पानी आ रहा है, पूरे एरिया से होगा तो n के बराबर, कम एरिया से होगा तो पूरे एरिया से होने के लिए आप ही सोचिए ना, नाली वगैरह में अगर आपको पानी, कोई नाली ऐसे है उसमें पानी आप दबाव पर भेज सकते हैं? अगर दबाव पे भेजना है तो आपको पाइप बनाना पड़ेगा, यानी दोनों सिरों पर वो बंद रहेगी पाइप, तब उसमें दबाव पे पानी भेजेंगे। तो ये पाइप नहीं है क्योंकि इस पर दबाव चारों तरफ से नहीं है, तो इसका आंसर होगा लेस देन पोरोसिटी। ठीक है ना? अब आगे देखिएगा, अरे रुक के समझना, समझ में आ जाएगा। आगे कह रहा है क्या कि इनफिल्ट्रेशन रेट इज ऑलवेज, कह रहा है कि
किसी भी एरिया में, इनफिल्ट्रेशन का मतलब समझते हैं पानी से मिट्टी से होकर पानी का बहना इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। तो इनफिल्ट्रेशन रेट जो होता है, इसकी कैपेसिटी जो होती है, इसकी इस पूरे सॉइल की मान लीजिए कैपेसिटी है 6, तो इनफिल्ट्रेशन क्या होगा, या तो इनफिल्ट्रेशन की कैपेसिटी 6 है, अरे तुम इससे 5 बहा सकते हो, 4 बहा सकते हो, 6 क्या 6 से ज़्यादा भी हो जाएगा। तो इनफिल्ट्रेशन जो होता है ऑलवेज जो होता है या तो इक्वल टू होगा या कम होगा इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से। कैपेसिटी 6 है तो 6 से कम बहा सकते हैं या 6 बहा सकते हैं, यानी कम या बराबर, ज़्यादा नहीं हो सकता है। कह रहा है इनफिल्ट्रेशन रेट इज ऑलवेज, ये बगेन हो गया है क्या 2 बार, ये क्वेश्चन 2 बार हो क्या, इग्नोर करिएगा इसको। आगे बोल रहा है, आगे जरा इसको ध्यान समझिएगा। कह रहा कि एन आर्टेजियन एक्वीफर इज वन वेयर, कह रहा कि आर्टेजियन एक्वीफर जो होती है वो कैसी होती है। तो इसको आर्टेजियन को मैंने बताया कि जब कोई एक्वीफर, एक्वीफर मतलब पानी से, पानी को बहाने वाली परत दब जाए किसी कन्फाइंड लेयर से, तब इसको कहते हैं कि ये आर्टेजियन एक्वीफर है। तो ऑप्शन देखते हैं, या फिर बोला इन एन कन्फाइंड एक्वीफर, आर्टेजियन एक्वीफर को कन्फाइंड एक्वीफर भी कहते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अकर्स, मतलब कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है, कह रहा है कि वाटर सरफेस, यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहला वाटर सरफेस अंडर द ग्राउंड इज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रहेगा तो कन्फाइंड कहाँ होगा जी। अक्सर में होता है कि इतना दबाव, अच्छा मान लीजिए ये लेयर है ना, इसमें पानी खूब दबाव पे बह रहा है, क्यों, क्योंकि ऊपर भी ऐसे ऐसे लेयर जो है वो पूरी कन्फाइंड है, नीचे भी पूरी कन्फाइंड है, और यहाँ पे जो है दबाव में पानी बह रहा है। ये इतना दबाव में है कि इसमें इधर से पानी जा नहीं, ये तोड़ देगा इसको, ये दबाव में ज़्यादा पानी जब बहता तो अपने आप ही तोड़ के बाहर आ जाता है। इस कुएं को पाताल तोड़ कुआं या फिर आर्टेजियन आर्टेजियन वेल कहते हैं। बात समझ आ रही। आर्टेजियन वेल के लिए क्या शर्त है कि वाटर इज अंडर प्रेशर, यहाँ पर लिखा है देखिए, वाटर इज अंडर प्रेशर बिटवीन टू इम्परवियस स्ट्रेटा, मतलब दो अप्रवेश्य परतों के बीच में, इम्परवियस मतलब जिसमें पानी का प्रवाह ना हो सके, उनके बीच में अगर पानी का लेयर जो है वो दबा हुआ है, तो अंडर प्रेशर है, तो वैसे केस में आर्टेजियन होता है या कन्फाइंड एक्वीफर होती है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन लिफ्ट इरिगेशन द फ्लो एज, लिफ्ट इरिगेशन में फ्लो जो होता है फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल किया जाता है। लिफ्ट में कई बार नहरें वगैरह होती हैं, तो नहरें वगैरह ऐसे डाउन होते होते, मान लीजिए नहर में आप पानी गिरा है, काफ़ी नीचे आ गई, या फिर खेत आगे वाले जो है ऊपर हैं, तो यहाँ से नहर के पानी को लिफ्ट किया जाता है फिर से, तो इसको बोलते हैं लिफ्ट इरिगेशन। पानी भैया ऊंचाई से चला था, आप ये खेतों को सींचता गया, लेकिन कुछ देर बाद काफ़ी नीचे चली गई नहर, तो फिर नहर को पानी को ऊपर उठाया जाता है, इसको बोलते हैं लिफ्ट इरिगेशन, फिर से ऐसे सिंचाई होने लगती है। बात समझ आ रही है। तो लिफ्ट इरिगेशन में लो टू हाई लेवल लिया जाता है, फ्रॉम लोअर टू लेवल टू हाई लेवल, ठीक है ना। आगे करा मेन पार्ट ऑफ ए रेगुलेटरी वर्क, किसी रेगुलेटरी वर्क, रेगुलेटर क्या होते हैं भाई, जहां पर कहीं पर पानी के प्रवाह का नियंत्रण किया जाता है, उसको रेगुलेटर वर्क है। बहुत अच्छे से हमने क्रॉस ड्रेनेज वर्क पढ़ाया है या हेड रेगुलेटरी पढ़ाया है, उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें देखिए हेड, उसके पार्ट जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, कैनाल का फाल होता है, कैनाल जिससे निकलती है, हेड रेगुलेटर होता है, क्रॉस रेगुलेटर होता है, चारों ही चीज़ें उसमें होती हैं। मेन पार्ट जो रेगुलेटर, जैसे मान लीजिए कोई नदी ऐसे जा रही है दोस्त, कोई नदी जा रही है, तो आप जाते हैं इसके पानी को पहले यहाँ रोकते हैं, रोकेंगे तो ये लगेगा बढ़ने, बढ़ के पूरा इस एरिया में ऐसे फैलेगा, फिर इधर से निकाली जाएगी नहर, तो यहाँ पर लगाया जाएगा हेड रेगुलेटर, ये सब पढ़ाए हैं पूरा, और इस हेड रेगुलेटर से इस नहर में पानी डाला जाएगा, तो इसके लिए बियर लगता है, हेड रेगुलेटर बनेगा। और उसके बाद हेड रेगुलेटर का मतलब कौन सा हुआ, ये यहाँ हेड रेगुलेटर हुआ, ये क्रॉस रेगुलेटर बना। कैनाल का फाल मतलब यही शारदा टाइप फाल वगैरह का ड्राइंग आप लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे अभी इरिगेशन इंजीनियरिंग के ड्राइंग में, ठीक है ना। तो ये आपका होता है मेन पार्ट में, चारों पार्ट होते हैं सारे, ठीक है ना। कह रहा था कैनाल इज नॉट सपोज टू डू एनी डायरेक्ट इरिगेशन इज कॉल्ड। एक चीज जान लो दोस्त, एक नहर ऐसे, एक सेकंड, एक बड़ी नहर ऐसे किसी नदी से निकली, वो डायरेक्ट खेतों को नहीं सींचती है, उससे छोटी नहरें निकलती हैं, इसको बोलते हैं मेन कैनाल, इसको बोलते हैं मेन कैनाल, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रांच कैनाल, ब्रांच कैनाल, ब्रांच से छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी से भी छोटे छोटे, डिस्ट्रीब्यूटरी में छोटे छोटे जो है वो होल किए जाते हैं, मूंगा जिसको बोलते हैं, आउटलेट बोलते हैं इसको, इन होल्स को आउटलेट्स यानी मूंगा बोलते हैं, और उनसे जो उसको बोलते हैं
इनको जो ये लास्ट में पहुंचता है इसको गुल या भी तरीका बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो होता है इनको वाटर कोर्स, जो लास्ट में एकदम खेतों तक पानी पहुंचाता है, इसको हम लोग वाटर कोर्स बोलते हैं। बात समझ में आ रही ना। तो वाटर कोर्स का मेन काम क्या है, खेतों तक पानी पहुंचाना। तो मेन कैनाल सीधे कभी सिंचाई नहीं करता है, बल्कि छोटी छोटी कैनाल उसके साथ जो जुड़ी होती हैं वो सिंचाई करती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा कि डिवाइड वॉल इज प्रोवाइडेड। डिवाइड वॉल जो है वो दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये डिवाइड वॉल, अरे भैया यहाँ पर ध्यान देखिएगा, ये जो नदी आप गई थी अभी, इसमें आपने एक वियर बनाया था जिससे पानी रुक जाए, ठीक है ना। ये वियर का एक्सिस था। नहर इधर जब आप निकाल रहे थे इधर से, तो आपने यहाँ स्टील पॉन्ड बनाने के लिए एक डिवाइडिंग वॉल लगाई थी, जिससे पानी स्थिर हो जाए और नहर में शांत पानी जाए बिना सिल्ट के। तो ये जो वियर होती है उसके राइट एंगल पर बनाया जाता है डिवाइडिंग वॉल। तो डिवाइडिंग वॉल बोला जाता है किसको, कह रहा एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ बियर। बियर का एक्सिस ये है, डिवाइडिंग वॉल का एक्सिस ये है। डायग्राम एक बार जाके देख लीजिएगा, पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इरिगेशन के सीरीज को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और मुझे प्रोत्साहित करिए। मैं और भी MCQs लेकर के फटाफट से आता हूं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, ताकि मैं जाके और तैयार कर सकूं कंटेंट आपके लिए। धन्यवाद।